ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम एक इम्पॉर्टेंट बात करते हैं। चैप्टर हमारा गवर्नमेंट बजट ही है, लेकिन जहाँ पर बात आती है बजट की तो सरकार के पास एक जो मेजर सोर्स होता है देश को चलाने का, जो कि बजट को सोच सके सरकार के भैया कहाँ कहाँ खर्चा करना है, क्या करना है, कैसे नहीं करना है। तो प्राइमरी इनकम जो सरकार की होती है कि भैया निश्चित तौर पर यहाँ से तो पैसा आएगा ही आएगा खर्चा करने के लिए, देश चलाने के लिए, कुछ भी करने के लिए, वो है टैक्स। तो हमें टैक्स को समझना पड़ेगा। टैक्स जितना एक वर्ड है ना, TAX, सिर्फ इतना नहीं होता। टैक्स के भी बड़े प्रकार होते हैं, ब्रॉडर कैटेगरी तो होती ही होती है, लेकिन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो मैं आपको टैक्सेशन का पूरा एक चैप्टर करवाऊंगा डेडिकेटेडली नितिन सिंघानिया के थर्ड एडिशन से, एंड फोर्थ एडिशन इज कमिंग वेरी सून। उसमें और भी नई चीजें हम देखेंगे। लेकिन एक बड़े टॉपिक की तरफ जाने से पहले हम ना यहाँ पर एक छोटी सी झलक मारते हैं टैक्स की। लेकिन ये जितनी छोटी झलक है ना, आपका नितिन सिंघानिया से पूरा का पूरा चैप्टर खत्म करवाने में हेल्प करवा देगा, जो टैक्सेशन वाला चैप्टर है। यहाँ पर क्योंकि इतना इजी और इतने प्यारे वर्ड्स में दे रखा है, वहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स हैं बजट और इकोनॉमिक सर्वे वाले। यहाँ बहुत इजी है। तो अगर आप यहाँ सीख जाओगे ना, तो ये डेफिनेशन आप वहाँ लिख सकते हो, और वहाँ से नए नए फॉर्म ऑफ टैक्सेस या जीएसटी का कुछ हो, कैसा कुछ हो, वो आप क्या कहते हैं स्टिकी नोट्स वगैरह लगाकर आप मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से होल्ड करके रखना। यूपीएससी थोड़ा सा पीछे खिसक गया है इस टॉपिक से, बहुत कम पूछ रहा है आजकल, पिछले 2-3 साल में इसके बारे में। लेकिन स्टेट पीएससी में, एमपी पीएससी की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, वहाँ इकोनॉमिक्स अच्छी खासी पूछी जाती है। हर साल लगभग, मैं एक क्वेश्चन भी नहीं कह रहा हूँ, 3 से 6 क्वेश्चन होते हैं जो टैक्सेस के ऊपर होते हैं, घुमा फिरा कर। कहीं ना कहीं होते बहुत इजी हैं, लेकिन अब जब कोई पढ़ता ही नहीं है तो वो क्या ही होगा। आप सीबीएसई को ही देख लो, 2012, 13, 14, 17, 16, इन सारे ईयर से क्वेश्चन बने हैं यहाँ पर। तो अब देखो, सबसे पहले राइटर यहाँ पर आपको इतनी प्यारी बात बोल रहा है कि टैक्सेस के टॉपिक समझने से पहले बच्चों, राइटर बोल रहा है कि आप सबसे पहले ये समझो कि अगर आपको किसी भी टैक्स को क्लासिफाई करना है, जो कि आप रोजमर्रा के जीवन में आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि भैया टैक्सेस 2 तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, लेकिन राइटर आपको ये बोल रहा है कि आप ना सबसे पहले टैक्सेस का लॉजिक ये जानो, उनकी रैशनैलिटी इस बात के ऊपर टिकी रहती है कि टैक्स का बर्डन बियर किसको करना पड़ेगा। अब आप कहोगे टैक्स तो मुझे ही पे करना पड़ेगा ना। जी हाँ, पे करना पड़ेगा आपको, लेकिन बात यही होती है, हमारी अंडरस्टैंडिंग टैक्स को लेकर गलत है। एक है पे करने की, एक है बर्डन बियर करने की। छोटा सा एग्जांपल देता हूं, और इसी एग्जांपल के थ्रू आगे की डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। मैं मूवी देखने गया, टिकट मैंने ली, उस पर लिखा हुआ है इतना, 300 रुपये ये हैं, लेकिन टोटल आपका 330 रुपये बने, 30 रुपये टैक्स हो गया मान लो। ठीक है, अब वो जो काउंटर पे जो मूवी वाला है जहाँ से मैंने टिकट दी, वो कह रहा है पहले आप ना ये जो सरकारी विभाग है जहाँ पे टैक्सेस जमा होते हैं, ये 30 रुपये पहले वहाँ जमा करके आओ, उसके बाद पिक्चर देखना। मैं कहा बकलोल हो गया साले। मैं कहा पिक्चर अभी 10 मिनट में शुरू हो रही है और तू कह रहा है कि मैं इतनी दूर जाकर मैं पहले टैक्स भर के आऊँ। उसने कहा रूल इज रूल माय फ्रेंड, सरकार वरना हम पे डंडा बजाएगी। अब सोचने वाली बात है, सच मतलब वो भी गलत नहीं बोल रहा। अब टैक्स तो क्योंकि लगेगा उसके ऊपर भी, और जो वो हमसे लेना चाह रहा है टैक्स वगैरह, लेकिन मेरी मूवी 10 मिनट में स्टार्ट हो रही है। अब मैं अगर इनकम टैक्स भागूंगा तो ऐसे तो मैं कभी ही पिक्चर नहीं देख पाऊंगा। और चलो माननी भी है कि 1-2 दिन की पहले मैंने बुकिंग कर ली, तो यार ये क्या बात हुई। ये तो चलो पिक्चर के लिए मुझे कह रहा है, कल को मैं मैकडोनल्ड में बर्गर खाऊंगा, वो कहेगा 7 रुपये टैक्स है, 60 रुपये देने के लिए तुम 70 रुपये का पेट्रोल फूक कर आ जाओ। और चलो मैं दिल्ली के बाहर हूँ, मतलब मैं अपने होम टाउन के बाहर, ग्वालियर दिल्ली के बाहर हूँ, मैं वहाँ कहीं खा रहा हूँ महाराष्ट्र वगैरह में, मरीन ड्राइव के उधर बैठ कर किसी रेस्टोरेंट में इधर उधर गया मैं, वहाँ जो टैक्स है वो कह रहे फिर तुम टैक्स वो भर कर आओ। अब ये तो बहुत ज़्यादा सरदर्दी वाला काम हो जाएगा। तो यानी कि अब यहाँ से आपकी 2 अंडरस्टैंडिंग क्लिक हुई होंगी दिमाग में कि टैक्स तो मुझे ही पे करना है। यार ये बर्डन तो बहुत ज़्यादा झंझट भरा है यार। मैं 7 रुपये का टैक्स देने के लिए 70 रुपये का, 120 रुपये का पेट्रोल फूक कर आऊंगा मैं। यही हमारी टैक्स को लेकर अंडरस्टैंडिंग आज तक नहीं थी, जो कि आज की क्लास से क्लियर हो जाएगी आपकी। तो देखो, इसलिए राइटर आपको ये बोल रहा है, ये वाली लाइन आपको
अच्छी अच्छी किताबों के अंदर नहीं मिलेगी। जिसका इकोनॉमिक्स ऑप्शनल भी होगा ना, वो भी नहीं जानेगा इस ब्यूटीफुल लाइन को कि टैक्स जो क्लासीफाई होते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, वो इस बेसिस पे क्लासीफाई होते हैं अल्टीमेटली बर्डन कौन बियर कर रहा है टैक्स का, किसके सर पे वो तलवार लटक रही है। पे तो करना ही है, देखो इसमें तो कोई अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं। ये तो लॉजिकल सी बात है कि यार मैं कुछ सामान लेने गया हूं या मैं कोई भी सर्विस लेना चाहता हूं या मेरी कोई प्रॉपर्टी है, टैक्स मुझे ही पे करना है, मुझे ही पे करना है। टैक्स पे करने की जो कोई भी चीज़ है वो मेरी ही है जिम्मेदारी, ठीक है। लेकिन क्या मैं कुछ ऐसा नहीं कर सकता यार, किसी को बोल दूं तुम मेरे ब्याह पे यार ये टैक्स दे देना यार प्लीज़ यार। अब ऐसे तो यार तुम यार 4 दिन से भगाए जा रहे हो, मैं पिक्चर ही नहीं देख पा रहा। अब 5वें दिन अगर ऐसा होगा तो बंदी छोड़ के भाग जाएगी मेरे को, मेरी किसी और के साथ बैठी मिल जाएगी वो पिक्चर हॉल में। तो इन झंझटों से बचाने के लिए क्या है हमारे देश का सिस्टम, अभी देखते हैं। ऑल्टरनेटिवली बेसिकली ये देखा जाता है कि जो बर्डन है टैक्स देने का, क्या वो शिफ्टेबल है कि नहीं है। क्या मैं किसी और को बोल सकता हूँ भाई देख ले यार रिलेशनशिप टूट जाएगा मेरा, जैसे तैसे करके एक बंदी मिली है तो इसके साथ बैठ के पिक्चर देख लेने दे, तू टैक्स दे आइयो। ठीक है देखते हैं अब ऐसा कोई देश में बात मानेगा मेरी कि नहीं मानेगा। पहले बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स की। डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स है दोस्तों, यहां पर मैं किसी को नहीं बोल सकता कि मेरे भी आप पे जाकर टैक्स दिया, वो कहेगा सवाल ही नहीं उठता, हम तो नहीं जाएंगे, तुम्हारा टैक्स है तुम ही पे करो, ठीक है। मतलब यहां पर सामने वाले पर्सन को अगर मैं बोलूंगा तो वो बदतमीजी दिखाएगा मुझसे कि तुम्हारा टैक्स है तुम ही पे करो। तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि भैया यहां पर उसने डायरेक्टली मुझे मना कर दिया और डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है। मतलब जो पहली बार पढ़ रहे हैं बस मैं उनके हिसाब से ऐसी एक कहानी बनाकर चल रहा हूँ ताकि सबको क्लियर हो, क्योंकि मैं हर किसी को ये कंसिडर करता हूँ कि जिसकी कोई भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है सबको समझ में आना चाहिए, और जिसकी अंडरस्टैंडिंग है तो कोई बात नहीं, क्यूरियोसिटी आप अपने अंदर फुल थ्रॉटल पे कायम रखो, आपकी और हेल्प हो जाएगी। नॉलेज हमेशा पॉलिश होती रहती है ना। अगर ऐसा होता तो जितने पीएचडी होल्डर्स या फिर पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो एमए कर रखे हैं, इकोनॉमिक्स के अंदर जो एमए कर रखे हैं, ये सारे के सारे रैंक 1 रैंक 2 बन जाते हैं। ऐसा नहीं होता, नॉलेज का खेल ही नहीं होता यूपीएससी। व्हेन लायबिलिटी टू पे अ टैक्स, देख रहे हो वर्ड देखना, बर्डन, बर्डन मतलब क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लो उसको, जिम्मेदारी कह लो। लायबिलिटी टू पे अ टैक्स, इम्पैक्ट, एंड दूसरा बर्डन ऑफ दैट टैक्स, इंसिडेंस। तो आप आज के बाद क्या वर्ड यूज करोगे जब भी टैक्स में एक चीज आएगी बर्डन, बर्डन आपका है मेरा, तो आप क्या बोलोगे, इंसिडेंस किसका है, ठीक है। इंपैक्ट मतलब क्या, भैया आप कोई सर्विस ले रहे हो, आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे हो, आप कोई मैकडोनल्ड में बर्गर खा रहे हो, इंपैक्ट तो आप ही हो रहे हो उस टैक्स के। क्यों, बर्गर तुमने लिया तो टैक्स भी तुम ही भरो। बगल वाले उसको थोड़ी ना बोलोगे आप अंकल मैंने बर्गर लिया जरा टैक्स वैक्स भर दोगे जरा, मेरा थोड़ा सा देख लो जरा, मैं भी आपके बेटे जैसे ही हूँ। बर्गर खींच के मारा है वो तुम्हारे मुंह पे। तो व्हेन लायबिलिटी टू पे अ टैक्स, तुम खा रहे हो बर्गर तो तुम्हें देना पड़ेगा, तुम पिक्चर जा रहे हो अपने निब्बे निबियों के साथ तो तुम्हें टिकट पे मतलब क्या कहते हैं टैक्स बियर करना पड़ेगा। लेकिन बर्डन जो है टैक्स का जब आपके ऊपर ही गिरे, आपको ही पे करना है, आपको ही इनकम टैक्स विभाग जाना है, चाहे आप वो पैदल चल के जाओ, स्कूटी पे जाओ, ऑनलाइन जाओ, कैसे भी जाओ, उसको कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। सिंपल सी बात, डायरेक्ट टैक्स इज द टैक्स जिसका बर्डन जो है it is beared by the same person on whom it is imposed, that is यहां पर आप बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते। मैंने आपको बोला ना सामने वाला पर्सन आपको डायरेक्टली मना कर देगा, नाम में ही है डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्टली मना कर देगा, ये बदतमीजी दिखाएगा वो आपसे, मैं तो नहीं कर रहा, तेरे ऊपर टैक्स लगा हुआ है तू ही भर कर रहा, मैं क्यों जाऊं। आप यहां पर बर्डन शिफ्ट ही नहीं कर सकते, यार मेरे भी आप पे कराओगे, ये कराओगे, वो कराओगे, नहीं ऐसा नहीं होता। तो फॉर एग्जाम्पल इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इनकम टैक्स, ये डायरेक्ट टैक्स है बिकॉज पर्सन हुज इनकम इज टैक्स, अगर आपकी इनकम के ऊपर कुछ को टैक्स लग रहा है, वो पर्सन इज लायबल टू पे द टैक्स डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। आपकी ही जिम्मेदारी बनती है कि आप सरकार को बताओगे मेरी इतनी इतनी इनकम रही है पिछले साल और मुझसे इतना इतना टैक्स ले लो। जब भी हम सरकार को ये चीज, एक मिनट पहले आगे बात कर लेते हैं। एंड पर्सन जो है ही हिमसेल्फ और हरसेल्फ बियर्स द बर्डन टू पे द टैक्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ, ठीक है। मतलब आपके ऊपर लायबिलिटी भी है, आपके ऊपर बर्डन भी है, इंपैक्ट भी आप हो रहे हो, इंसिडेंस भी आपके ऊपर है, बर्डन भी आपके ऊपर है, ठीक है। मुझे एक बात बताओ,
यानी कि यहाँ पर एक इंसान को अच्छा बच्चा बन के ना खुद ही बताना पड़ेगा कि जी मेरी इतनी इतनी इनकम है और ले लो मुझसे इतना टैक्स। तो जब हम सरकार को ये अच्छा बच्चा बन के बताते हैं कि मेरी इतनी इनकम है और लो लगा दो मेरे ऊपर टैक्स, ले लो मुझसे टैक्स, तो इसको क्या कहते हैं? पर्सन क्या फाइल करता है अर्पित इनकम टैक्स भरने से पहले? वेरी गुड, आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न्स। इनकम, सॉरी गलत लिख दिया, इनकम टैक्स रिटर्न्स। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको इसलिए प्रिपेयर भी करवा रहा हूँ ताकि जब नितिन सिंघानिया करेंगे ना तो एकदम से आप ऐसा ना हो कि ये क्या आ गया वो क्या आ गया। यहाँ से आपका जो बेस है ना वो आपका नितिन सिंघानिया का पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा देगा बहुत जल्दी फटाफट। ठीक है, इनकम टैक्स में तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब इनकम टैक्स क्या होती है कि आपकी दिक्कत मतलब सॉरी आपकी दिक्कत नहीं, मतलब आपकी इनकम के ऊपर जो टैक्स मतलब लगता है। अब इनकम आपकी कहीं से भी हो, कहीं से भी जनरेट हो रही हो, लेकिन कभी कभार कुछ लोग ऐसे भी तो होते हैं जो कि फैक्ट्री चला रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं, कोई आउटलेट चला रहे हैं, कोई कंपनी चला रहे हैं, कॉरपोरेशंस के मालिक हैं। ठीक है, तो वो है एक्चुअली एक इनकम पर्सन की ही, लेकिन अब वो किसी एक बड़े कॉरपोरेट इंडस्ट्री फैक्ट्री बिजनेस सेटअप से आ रही है। तो बहुत थिन लाइन होती है वैसे। एक इंडिविजुअल की इनकम तो किसी भी सोर्स से आ सकती है, वो छोटे लेवल पे होती है, लेकिन एक बड़ी इंडस्ट्री और कॉर्पोरेट की जो इनकम होती है तो उसके लिए एक सेपरेट टैक्स होता है। होता डायरेक्ट टैक्स ही है लेकिन उसका नाम होता है कॉर्पोरेट टैक्स। इट इज लिवाइड, इट इज इम्पोज ऑन द प्रॉफिट ऑफ द कॉर्पोरेशन और कंपनी। और क्या एक बार बताओ, सरकार इनको फोन करेगी क्या, या फिर इन्हीं को सरकार को फोन करके बताना पड़ेगा इतनी इतनी इनकम हुई है या वो ही है? मतलब एक लॉजिकल डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक स्टोरी के फॉर्म में आपको मैं बता रहा हूँ। आईटीआर यही फाइल करेंगे ना, या फिर सरकार इनको फोन करेगी कि अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखाओ और उसके बेसिस पे हम तुमसे टैक्स लेंगे? ये खुद ही फाइल करेंगे ना अच्छा बच्चा बन के। और सही फाइल चलो एक बार नहीं करेंगे, दो बार नहीं करेंगे, लेकिन जिस दिन छापा पड़ा और अगर सही फाइल नहीं कर रखे होंगे तो कंपनी तक डूब सकती है, मालिक जेल तक जा सकता है। और घर पे कौन आएंगे छापा मारने? या फिर अगर इंडिविजुअल ने भी नहीं दे रखे तो इनकम टैक्स के लिए घर पे कौन आएंगे? आईआरएस ऑफिसर्स। उसके बाद वेल्थ टैक्स, इट इज इम्पोज ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। यानी कि जिसकी जितनी प्रॉपर्टी की कीमत उसका उतना वेल्थ टैक्स उसको देना पड़ेगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपका 500 गज का मकान है और किसी का 50 गज का मकान है तो वेल्थ टैक्स किसको ज़्यादा भरना पड़ेगा? 500 गज, 500 गज, बस सिंपल सी बात है। ठीक है, अब मैं ये वाली बात क्यों बता रहा हूँ? मेरे दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा था जब मैं इसको प्रिपेयर कर रहा था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हुए, अभी तक ये स्टेटमेंट कभी पुट नहीं करी किसी एग्जाम ने, लेकिन दिमाग में क्वेश्चन ये बना मेरे कि वेल्थ टैक्स जो है डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द लैंड और द बिल्डिंग विच यू ओन और द प्रॉपर्टी विच यू ओन, इट इंक्रीजेस विद द साइज ऑफ द प्रॉपर्टी, या फिर नंबर ऑफ रूम्स इन योर हाउसेस, या फिर लैंड एरिया जो भी आपने परचेज कर रखा है। अब वही वाली बात है ना कि वेल्थ टैक्स किसी को ध्यान में ही नहीं आएगा, अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो वो सोचे कि ये क्या फालतू चीज़ें पक रहा है एग्जामिनर, ये क्या स्टेटमेंट दे रहा है कि लैंड बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ कमरे अगर घर के अंदर ज़्यादा हों, या वो ऑब्वियस ही बात है अगर नंबर ऑफ कमरे घर के अंदर ज़्यादा हों तो ये चीज़ क्या शो करता है कि आपकी प्रॉपर्टी का साइज़ बड़ा है, और जितना बड़ा प्रॉपर्टी का साइज़ होगा तो उतनी ज़्यादा आपकी वेल्थ टैक्स इंक्रीज होती रहेगी। और ये भी मैं ब्यूटी आपको बताऊंगा कि ये भी हम कैसे जान सकते हैं कि जो ये डायरेक्ट टैक्सेस हैं सारे के सारे, इनकम, कॉर्पोरेट, वेल्थ टैक्स, ये कब बढ़ेंगे कब कम होंगे, अभी बताता हूँ, 2 मिनट होल्ड करो। उसके बाद गिफ्ट टैक्स, इट इज पेड टू द गवर्नमेंट बाय द रेसिपिएंट ऑफ द गिफ्ट डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ द गिफ्ट। ये गिफ्ट कहीं से भी आ सकती है, ये गिफ्ट कहीं से भी आ सकती है। कोई बाहर की कंट्री में कोई बैठा हुआ आपको कुछ भिजवा रहा है, क्या उस पर टैक्स लगता है? बिल्कुल लगता है। गिफ्ट टैक्स का मुझे कोई नॉर्मल सा एग्जांपल दो। सलमान खान ने कैटरीना को एक फ्लैट गिफ्ट करा था एक बारी। नहीं नहीं, चॉकलेट वॉकलेट नहीं, अबे हट। सलमान खान ने कैटरीना को एक बारी फ्लैट गिफ्ट करा था, अर्पित पता होगा, करते ही रहता है वैसे तो वो, मतलब अपनी हीरोइनों को। तो एक बार बताओ, अगर कैटरीना के पास अगर वो आ गया घर तो अब वो फ्री हो गई कि अरे मेरे टैक्सेस वैक्सेस तो सलमान भरेगा, वो भरेगा, उसी के नाम पे दिलवाया ना उसको, है कि नहीं? तो सबसे पहले तो उसको गिफ्ट टैक्स देना पड़ा, मतलब कैटरीना के ऊपर तो उसने तलवार लटका दी, बल्कि सबसे पहले तो गिफ्ट टैक्स देना पड़ा।
अब गिफ्ट टैक्स के बाद उसको दूसरा टैक्स एक और कौन सा पे करना पड़ेगा सरकार को अर्पित? आगे तक मतलब वेल्थ टैक्स। ठीक है, देख रहे हो गिफ्ट भी कभी कभार हावी हो जाते हैं। अंकिता, रोड पे चलते चलते गिफ्ट मत लेना किसी तरह से ही, ठीक है? हाँ, गलत बात रोज जी को बता दूंगा मैं। एस्टेट ड्यूटी, इट इज चार्ज फ्रॉम द सक्सेसर ऑफ द इनहेरिटेड प्रॉपर्टी। जैसे आपके ग्रैंडफादर हैं, अब वो अपनी बिल बना रहे हैं और फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर ऐसे करके सारे बच्चों के अंदर, सारे बच्चों के बीच में बांट रहे हैं, और ऐसी करके एक पूरी पूरी जो बिल्डिंग या एक घर है वो आपको मिल गया, यानी कि आपके पापा को मिल गया। अब उनके नाम पे फ्रेश पेपर बनेंगे कि अब इस घर के मालिक ये मिस्टर सो एंड सो हैं, अब वो सक्सेसर बन गए क्योंकि। तो इनको क्या देना पड़ेगा जब भी ऐसा प्रोसीजर कोई होगा? तो इनको क्या देना पड़ेगा? एस्टेट ड्यूटी। ठीक है, ये सारे के सारे डायरेक्ट टैक्सेस थे। आपने कितने डायरेक्ट टैक्सेस सीखे अभी तक? डोंट वरी, हम और भी जानेंगे, लेकिन अभी कितने सीखे? 5। इनकम, कॉर्पोरेट, वेल्थ, गिफ्ट, एस्टेट ड्यूटी। अब ना ये बहुत डिफिकल्ट है कि आप, हाँ बताओ बताओ। ये इनकम टैक्स तब पे करना पड़ता है साल के एंड में, साल के एंड में, साल के एंड में, हर महीने नहीं होता इनकम टैक्स। हाँ, प्रीवियस ईयर की आपकी मतलब इनकम कितनी रही है, वो कितनी रही है, उसके बेसिस पे आप आरटीआर फाइल करते हो, सारा का सारा प्रूफ दिखाते हो कि यहाँ यहाँ से आई थी, इतनी इतनी आई थी, बैंक स्टेटमेंट वगैरह अपलोड करके, जो भी करके, और उसके बेसिस। नहीं नहीं नहीं, गवर्नमेंट सेक्टर वालों को नहीं। अब वो डिपेंड करता है ना कि आप देखो गवर्नमेंट सेक्टर में हो, लेकिन अब आप ना उसके बाद भी आपकी ऑलरेडी फैक्ट्रीज वगैरह चल रही थी या बिजनेस वगैरह चल रहे हैं, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो गया, आप उसके बाद गवर्नमेंट सेक्टर में गए हो, तो यानी कि आपके प्राइवेट काम भी चल रहे हैं, तब आपको वो देना पड़ेगा। इट मतलब ये ना देखो, एक बहुत ना ऐसी चीज है कि इसके लिए ना कोई फिक्स आंसर नहीं है अशप्रीत। इट डिपेंड्स ऑन द कि आप जिंदगी में कर क्या रहे हो, उसके बेसिस पे होता है ये सब चीजें। सरकारी कर्मचारी होते हुए भी आपके पास ना बहुत सारा प्राइवेट बिजनेस प्रॉपर्टीज वगैरह बहुत कुछ है, आपके पापा बिल्डर हैं, फिर बाद में मतलब मान लो कि उनके बाद सब कुछ आपने संभाला, तो आप ये थोड़ी ना कहोगे कि मैं सरकारी वो हूँ, अब मैं पापा का नहीं संभालूंगी कुछ भी वो करके, तो उसके बाद आपको कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह तो देना ही पड़ेगा। हाँ अर्पित, क्या बोल रहे हो? हाँ, इनकम टैक्स तो सब पे ही लगता है, वो तो वही तो बात है, इनकम टैक्स तो सभी को देना पड़ता है। और सरकार हमारे उससे क्या करती है, हमारी सैलरी स्लिप से क्या करती है सरकार, जितना लिखा होता है उधर उतना अमाउंट ही मिल जाता है क्या, मैं पूरा पूरा? नहीं, कट जाता है, कुछ कट जाता है, ठीक है। कोई सी भी सरकारी नौकरी हो गया, सब में ऐसा होता है ना जी। फिर ये अमाउंट कब मिलता है जो सरकार काटती चल रही है? हाँ हाँ, वो तो बाद में मिलता है ना। यस, तो यानी कि अगर आप सरकारी कर्मचारी हो तब भी आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा क्या? आंसर क्या हुआ इसका? हाँ, ऐसा तो कुछ नहीं है कि आपके वो कमांड लग जाएंगे आपके, कि तीर कमान लग गए कि भाई हाँ ठीक है अब नहीं देना पड़ेगा, मैं तो आईएएस बन गया, वाओ, ठीक है। हाँ, करते रहते हैं, हाँ ना, हाँ डिफेंस फोर्सेस। यस, अभी तक हुआ नहीं लेकिन इस पे कुछ भी डिफेंस फोर्सेस वाला है ना, बात चल रही है बस, है ना। तो इट इज़ डिफिकल्ट टू अवॉइड डायरेक्ट टैक्सेस, बहुत डिफिकल्ट है कि आप डायरेक्ट टैक्सेस को अवॉइड कर सको, एज दे आर लिवाइड डायरेक्टली ऑन द इनकम एंड प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन हु पे डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट, यानी कि आपको डायरेक्टली पे करना पड़ेगा, और आप क्या फाइल करोगे? इनकम टैक्स रिटर्न्स, ठीक है। डायरेक्ट टैक्सेस आर नॉट शिफ्टेबल, आप इनको शिफ्ट नहीं कर सकते कि कोई और आपके बिहाफ पर दिया है या फिर आपकी तरफ से कोई और पे कर दे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस आर शिफ्टेबल, दे आर। डायरेक्ट टैक्सेस को जनरली, अब देखो मैं आपको जो बता रहा था ना कि डिपेंडिंग ऑन द कि नंबर ऑफ कमरे कितने हैं, आपका लैंड कितना है, तो वेल्थ टैक्स आपको लगेगा। ये चीज़ ना सिर्फ वेल्थ टैक्स के साथ नहीं, सभी डायरेक्ट टैक्सेस के साथ होगी, क्योंकि इन टैक्सेस को बोला जाता है दोस्तों प्रोग्रेसिव टैक्सेस, बिकॉज दे आर बेस्ड ऑन द एबिलिटी टू पे। यानी कि सिंपल सी बात है, जिसकी जितनी ज्यादा बड़ी प्रॉपर्टी, जिसकी जितनी ज्यादा इनकम, उतना ज्यादा टैक्स पे करो, यही डायरेक्ट टैक्स होता है।
प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की मतलब जान लो, पास में आ चुका है वेरियस एग्जाम्स में। इट इज वन इन विच द रेट ऑफ द टैक्स इंक्रीजेस विद राइज इन इनकम एंड डिक्रीजेस विद फॉल इन इनकम। मान लो एक पर्सन है, उसकी इनकम बैठी एक साल की 1 लाख रुपए, दूसरा पर्सन है उसकी बैठी 11 लाख रुपए, तीसरा पर्सन है उसकी बैठी 1 करोड़ रुपए। किसको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा बताओ? यहाँ पर हम इक्वालिटी दिखा सकते हैं क्या देश के अंदर के इक्वल सब लोग टैक्स दो? अगर इक्वल अगर होगा तो पिसेगा कौन? कौन पिसेगा? 1 लाख वाला। तो करा क्या जाता है? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन को फॉलो करा जाता है हमारे देश के अंदर। हमारे क्या कि सभी देशों के अंदर जिसमें जिसकी जितनी ज़्यादा इनकम उतना ज़्यादा उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। इसलिए इसके लिए हमारे देश में क्या बनते हैं? बजट में क्या आता है हर साल? टैक्स स्लैब्स। और स्लैब्स में क्या लिखा रहता है? इतने से इतनी इनकम तो इतना इतना टैक्स, इतने से इतनी इनकम तो इतना टैक्स, ऐसे करके चीज़ें लिखी रहती हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा कि मतलब अगर आपकी इनकम अगर साल की इतने से ज़्यादा क्रॉस कर रही है ना, तो आप टैक्स पे करना शुरू करो। अब 7 लाख हो गई है, तब कुछ नहीं, तब कुछ नहीं। अच्छा मतलब ऐसा ऐसा भी होता है मतलब? अच्छा, मैंने बस ये सुना है कि जैसे जो मेरे शेयर्स वगैरह है ना, तो ये बोला जाता है कि उसके अंदर जो मुझे मेरे मेंटर्स वगैरह सिखाते हैं कि दीपांक जो तुम ट्रेडिंग वगैरह करते हो, अगर वो इतने इतने लाखों से क्रॉस करेगी ना, तो ध्यान रखना कि उसको उसका भी एक प्रोसीजर होता है कि इमीडिएटली बेच कर दोबारा बाय कर लो साल के एंड से पहले, वरना तुम्हें टैक्स पे करना पड़ेगा। और फिर तो हाँ, 31 मार्च से पहले पहले है ना? हाँ अच्छा, हाँ क्योंकि फर्स्ट फर्स्ट अप्रैल को हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाता है। वेरी गुड वेरी गुड, हाँ। चलो थैंक यू, याद आ गया मुझे। डायरेक्ट टैक्स ही हो गया। कोई दिक्कत डायरेक्ट टैक्स में? कोई दिक्कत? हाँ जी, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इंडायरेक्ट टैक्स के बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।